तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते, मेरा नाम है जयदेव परांजपे और गीरवाण के इस सत्र में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब ये संयोग ही हो सकता है या शायद संयोग नहीं हो कि हम भाषा विषय पर विवेचन करने जा रहे थे और वो भी राष्ट्रभाषा के अंग से। और हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे सम्मुख है। तो हमने सोचा कि इस सत्र को थोड़ा विस्तार से करें और 2 भागों में करें। तो इस सत्र का ये पहला चरण है, जो आज शेड्यूल के अनुसार मंगलवार को हो रहा है और दूसरा जो है, वो आपको दिखाई पड़ेगा 15 अगस्त को, परसों के दिन सुबह 11 बजे। तो इन 2 चरणों में ये सत्र होगा। चलिए, शुरुआत करते हैं। साथियों, ये समस्या है। जे जे ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है, ये इस प्रकार के प्रयास हमारे साथ किए जाते हैं और द्रविड़ीय भाषा बोला जाता है। जब हम नॉर्थ साउथ डिवाइड कहते हैं, हम तो सुविधा के लिए दक्षिण भारत कहते हैं। दक्षिण भारत कोई भिन्न राष्ट्र नहीं है। ये भारत भारत ही है। जब हम जितने बार हम द्रविड़ीय भाषा कहेंगे, द्रविड़ीय 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 कहेंगे, उतनी बार हम ये मिथ्या वाली आर्यन द्रविडियन थियरी को हम लोग बल देते हैं। इन भाषाओं को, इनकी लिपियों को, इस प्रदेश को, इस हमारे देश के एक क्षेत्र में जो भी घटता है, उसे जब जब हम द्रविड़ीय कहते हैं, हम समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। अब विषय ये आता है कि हमें राष्ट्रभाषा चाहिए किस लिए? ये परराष्ट्रीयों की सुविधा के लिए चाहिए कि एक भाषा सीखकर आप भारत के पूरे मनोव्यापार, पूरे भाव विश्व के बीच में घुस जाओ और जिसे कहते हैं कि गलत नैरेटिव सेट करके हमारी, जिसे कहते हैं बैंड बजा दो, इसलिए चाहिए राष्ट्रभाषा? या राष्ट्रभाषा हमें चाहिए हमारे व्यवहार और प्रशासन की सुविधा के लिए और संस्कृति और साहित्य के मुक्त आदान प्रदान के लिए? किस लिए चाहिए राष्ट्रभाषा? भारत की सांस्कृतिक समृद्धि, विविधता और राष्ट्रभाषा, केवल एक भाषा सबके लिए, इन दोनों संकल्पनाओं को या दोनों विचारों को जब मैं साथ में जोड़ के देखता हूं, तो मुझे कई बार ये प्रतीत होता है कि ये वन गॉड, वन बुक, वन कंट्री, वन लैंग्वेज, ये इस प्रकार की कोई विचारधारा है क्या राष्ट्रभाषा की संकल्पना? क्योंकि ये बाहर से आई हुई लगती है, ये वहीं से आई हुई लगती है, क्योंकि वही लोग ये सारी विचारधारा लेके चल रहे हैं। तो इसके विषय में आपके कोई मत हो तो आप अवश्य मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं स्वागत करूंगा उन कमेंट्स का। बहरहाल, राष्ट्रभाषा का विषय हो और विविधता में एकता की संकल्पना की चर्चा ना हो, ये तो उचित नहीं होगा। तो इस विषय में भी हम थोड़ी बहुत एक थोड़ा इसका जायजा ले लेते हैं कि क्या हाल है। अब विविधता के विषय में ऐसा है कि अधिकृत भाषाएं भी भारत में अनेक हैं, एक नहीं है। शुरुआत में ही भारत के संविधान में 8वें शेड्यूल में 15 भाषाओं का समावेश किया गया था। अब उसके बाद ये बढ़ के कभी किसी समय में लगभग 22 के आसपास हुई और आज मेरे विचार से कुछ 48 के आसपास भाषाएं जो है भारत में अधिकृत भाषाएं मानी जाती हैं। अब इनमें से यदि आप हमारे चलन चलन नोटों पे यदि देखें, तो कुछ 15 भाषाएं आपको दिखाई पड़ती हैं। अब बोलियों के विषय में तो कहा जाता है कि 2500 से 3000 बोलियां भारत में बोली जाती हैं। खंड प्राय देश है, तो विविधता की कोई कमी नहीं है। अब विषय यह आता है कि इसमें एकता कौन लाता है? एकता का विषय देखें तो फारसी, उर्दू, इंग्लिश, ये 3 भाषाएं लगभग 1000 सालों तक, 3 भाषाएं मिला के लगभग 1000 सालों तक भारत की अधिकृत भाषाएं रही हैं। तो क्या ये भाषाएं हैं जो भारत में एकता लाती हैं? जो भाषा की भूमिका होती है? क्या ये हिंदी भाषा है जो लगभग 150-200 साल पहले प्रपोज करके इस प्रकार से बनाई गई कि ये भारत की राष्ट्रभाषा होगी? तो क्या ये एकता लाती है? क्या संस्कृत, जिससे हमारा अब तक संपर्क काफी हद तक टूट गया है पिछले 1000 साल के ऊपर के अंतराल में, क्या वो भारत में एकता लाती है? चर्चा का विषय है, विचार करने का विषय है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ठीक है। अब जो विवाद नहीं कहूंगा मैं, कहना भी नहीं चाहिए, किंतु एक मत भिन्नता है कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी हो या कोई और अभिजात भाषा हो। ये वास्तविक मत भिन्नता है। अब ये हिंदी को प्रमोट करना चाहिए करके भी बताया गया था
जब हमें स्वतंत्रता मिली उस समय। तो हर सरकार का ये काम होगा करके कहा गया था, किंतु इसका जो विरोध होता है भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों से, तो वो भी इस प्रकार का है कि हिंदी क्यों? अधिकतर हम देखते हैं कि भारत के दक्षिणी प्रदेश से इस विरोध की मात्रा अधिक दिखाई पड़ती है, या उनका ज़ोर अधिक है। तो उसमें तमिल भी अधिक पुरज़ोर दिखाई पड़ता है। अब तमिल भाषा जो है वो मानते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं दी थी, जो क्लासिक तमिल जिसे कहा जाता है। तो तमिल लोगों की, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि भाषा जुड़ी होती है अस्मिता से। सो तमिल अस्मिता से ये भाषा जुड़ी हुई है और ये अभिजात भाषा है। मैं ये भाषा जानता नहीं हूँ, फिर भी जैसे हर भाषा के लिए हमारे मन में आदर होना चाहिए, मेरे मन में तमिल के लिए भी उतना ही नितांत आदर है। मराठी या बांग्ला या ऐसी अन्य भाषा भी हैं जो इस अभिजात भाषा की कोटि में तो आती हैं। तो ये लोग कहते हैं कि इतनी अभिजात भाषाएं भारत में होते हुए भी इस साल 100 150 साल पहले, 200 साल पहले बना के प्रपोज की हुई हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा क्यों माने? एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि राजस्थानी हुई, गढ़वाली हुई, मगधी हुई, जो बिहार की ओर बोली जाती है। तो ये भाषाएं जो हैं, इनको एक हिंदी के छत्र में डाला गया है। ये भाषाएं एक दूसरे से अति भिन्न हैं। यदि आप किसी को बोलते हुए सुने, तो आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी भाषा हिंदी जो बनाई हुई भाषा है, क्या इसे हमारी राष्ट्रभाषा होना चाहिए? अब ये जब वो लोग कहते हैं, तो ये कहते हैं कि उनका ये मत नहीं है कि कोई तमिल ही राष्ट्रभाषा बन जाए या मराठी राष्ट्रभाषा बन जाए। उनका बस ये कहना है कि बनी बनाई या बनाई हुई भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा ना होकर कोई अभिजात भाषा हो। तो उसके लिए वो कहते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत है। यार, ये कैसी राष्ट्रभाषा है जो जिसका कोई व्यवहार में अधिकतर मात्रा में तो प्रयोग करता नहीं है, एक दूसरे से बोलने में प्रयोग नहीं होता है। ये कैसी राष्ट्रभाषा हुई जिस जिस जो सबको आती भी नहीं है? मतलब हमें हमारी राष्ट्रभाषा सीखनी पड़ेगी। अरे बाप रे! किंतु देखिए, ऐसा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत है, उनका भी एक लॉजिक है। वो क्या है? वो भी हमें देखना पड़ेगा। साथियों, संस्कृत से अन्य भाषाओं में आए हुए शब्द जो हैं, 2 प्रकार से हैं। एक तत्सम शब्द हैं और एक तद्भव शब्द हैं। तत्सम अर्थात जो संस्कृत में शब्द है, जैसा का तैसा शब्द अन्य भाषा में आया हुआ है। और तद्भव शब्द वो है जो संस्कृत के शब्द में कुछ बदलाव करके या बदलाव होके इस भाषा में आया हुआ है। जैसे तत्सम शब्द का उदाहरण देखें तो कन्नड़ में नीर कहते हैं, पानी को नीर कहते हैं। अब नीर संस्कृत शब्द है, जैसा का तैसा कन्नड़ में आया हुआ है। तद्भव शब्द का उदाहरण देखें तो मिष्ट से मीठा या मृत्तिका से मिट्टी, ये जो शब्द बने हैं, ये तद्भव शब्द कहे जाते हैं। तो ऐसे शब्द कई भाषाओं में भारत में आपको बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको आश्चर्य हो सकता है संभवतः, किंतु उर्दू में भी देख लीजिए आप, एक शब्द है दुश्मन। अब ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है संस्कृत से आया हुआ, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है? तो इस प्रकार से देखें, आप यदि ढूंढने जाएं और भी चर्चा करें, तो आपको पता चलेगा कि सारी भाषाओं पर, लगभग भारत की सारी भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव है। तो ये एक भाषा ऐसी है जो भारत की सारी भाषाओं को जोड़ने वाली एक कड़ी है। अब होता क्या है कि किसी एक भाषा को जब हम अधिक मान्यता दे देते हैं, तो वो भाषा अन्य भाषाओं को मारना शुरू करती है। किस प्रकार से? कि जो भाषा अधिक मानी जाती है, उसी में अधिक मात्रा में साहित्य की निर्मिति होती है। उसी भाषा का सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए उपयोग होता है। तो अन्य भाषाओं का क्या होगा? अब संस्कृत हम सब जानते तो हैं नहीं, किंतु संस्कृत का प्रभाव हमारी लगभग सारी भाषाओं पर है। तो ये गणित कैसे बैठेगा? आगे का प्रवास कैसे होगा?
हम इस सत्र के दूसरे चरण में इसे देखते हैं। साथियों, इस विषय पर सार्वत्रिक रूप से सार्वजनिक स्तर पर व्यापक और विस्तृत चर्चा हो, ऐसा प्रतीत हुआ, इसलिए मैं इस YouTube के माध्यम का प्रयोग कर रहा हूं। तो यदि आप मुझसे सहयोग करना चाहें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार छोड़ें, अपने परिजनों में भी इस विचार को प्रसारित करें। इसके अतिरिक्त आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं और आने वाले सत्र से पहले-पहले आप अपने प्रश्न हो या आपके सुझाव हो या आपके कोई भी विचार हो, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ के हमसे ये विचार जो है बाँट सकते हैं। हमसे संवाद कर सकते हैं। हम आग्रह करेंगे आप हमसे संवाद करें, क्योंकि पता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधाः। बहुत-बहुत धन्यवाद।